हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इससे पहले अगर और वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा पढ़ा दिया गया है और आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे। देखिए, संसद संसद किस अनुच्छेद में है तो 79 यानी कि 79 अनुच्छेद में संसद का प्रावधान किया गया है। संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। और संसद के सदन पूछे तो संसद के सदन 2 होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। और संसद के अंग पूछे तो 3 यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो हम लोग राज्यसभा लोकसभा पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 52 से 61 हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। तो केंद्र सरकार के कौन प्रमुख होते हैं तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं और उनके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। इनके नाम से तो राष्ट्रपति के नाम से कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। हालांकि अधिकांश अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद द्वारा उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान कहलाता है, ना कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, जो रियल में यानी कि वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है या किसके पास है तो प्रधानमंत्री के पास है। और नाम मात्र का काल्पनिक कार्यपालिका का प्रमुख किसे है तो राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो सब कुछ जो काम करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही तो करता है दोस्तों। शपथ भी दिलाते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे भी शपथ का प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हो। तो संघ की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हो, यह किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 53 में। ये याद रखिएगा, संघ की कार्यकारी शक्तियां मतलब जो भी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति के चुनाव, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्यों क्या? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, मतलब निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, हम डायग्राम से बहुत आप लोग को अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए, कंफ्यूजन इस वीडियो में आप लोग को देखने के बाद नहीं रहेगी। देखिए, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में एक संसद होता है और राज्य में एक विधानमंडल होता है। तो केंद्र में जो संसद होता है उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों ये भाग लेते हैं, याद रखिएगा। और राज्य में जो विधानमंडल है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद। याद रखिएगा, वही कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल तो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। ये राज्य में दोस्तों, केंद्र में संसद होता है जो लोकसभा राज्यसभा होता है। तो संसद से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, और विधानमंडल के सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं।
याद रखिएगा, विधान परिषद को नहीं लेना है। और राज्य तथा केंद्र शासित, यही राज्य है दोस्तों विधानसभा, तो केंद्र शासित प्रदेशों के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग करवाता है, तो ना राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 55 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति से, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति से संबंधित किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 55 में। इसमें प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। याद रखिएगा, अनुपातिक चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें मतदान भी गुप्त होता है दोस्तों। याद रखिएगा कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का संबंधित किस प्रावधान में किया गया है, तो अनुच्छेद 56 में। इसमें राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यह भी पूछ देता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 56 में दोस्तों। अनुच्छेद 57 में क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, जैसे कि एक बार आप राष्ट्रपति बन गए तो दूसरी बार राष्ट्रपति भी वो बनने का प्रावधान रखता है, तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 57 में है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही एकमात्र व्यक्ति हैं अभी तक कि राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 57 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान, तो राष्ट्रपति के पद के योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 में है। इसमें क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पे न हो। निर्वाचक मंडल क्या होता है, देखिए इसमें जो भाग लेते हैं तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देखिए अनुमोदक लिखा गया है लेकिन अनुमोदक रहेगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। देखिए इसमें जब राष्ट्रपति बनते हैं तो जो लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि मान लीजिए सांसद जो होते हैं, तो उनमें से 50 प्रस्तावक होने चाहिए, मतलब उनके 50 प्रस्तावक होने चाहिए कि नहीं ये राष्ट्रपति बनेंगे। कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 50 सांसद होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब लिखित प्रमाण दें कि हाँ यही बनने लायक हैं, यही उठेंगे राष्ट्रपति के पद पे, यही उठेंगे। उसी संसद में से, लोकसभा के सदस्य में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 50 सांसद और 50 सांसद अलग से होने चाहिए। ये नहीं कि जो 50 सांसद ये जो हैं, जो 50 प्रस्तावक बोल रहे हैं कि नहीं ये राष्ट्रपति के पद पे उठेंगे और वही 50 लिखित नहीं, दूसरे 50 सांसद जो होंगे वो लिखित, यानी कि 100 सांसद होने चाहिए, 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में, तभी राष्ट्रपति के पद पे वो उठ सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के लिए शर्तों का प्रावधान क्या होना चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी, जैसे मान सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया जाता है, वही यहाँ पे है कि 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, यानी कि मान लीजिए सिक्योरिटी के तौर पे पागल और दिवालिया न हो, तो पागल दिवालिया न हो, तो पागल तो आप लोग समझ गए होंगे, पागल न हो, दिवालिया उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका इनकम जितना है उससे ज़्यादा आप कर्जा ले लिए, जैसे कि हमारे देश में कोई कर्जा लेकर भाग जाते हैं उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो वही है कि जितने आपके पास पैसा है उसे कई गुना ज़्यादा आप उधार ले लिए हैं, तो वही दिवालिया होता है। तो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान, यहाँ पे प्रसाधन लिख गया है लेकिन यहाँ पे प्रावधान रहेगा दोस्तों, प्रावधान। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान, तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 60 में दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है
तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति न्यायाधीश हो वही शपथ दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो कुछ किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 7 में। शपथ से प्रावधान की बात करेगा तो आप अनुच्छेद 7 के पास जाएंगे। अनुच्छेद 61 क्या कह रहा है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। तो कैसे महाभियोग लगाया जाएगा? देखिए, संविधान का अतिक्रमण करने पर उन पे महाभियोग लग सकता है। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तब पर भी उन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या प्रोसेस है देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। यानी कि 1/4 100 लोग हैं तो 25 लोग के कम से कम हस्ताक्षर होने चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब राष्ट्रपति के पास महाभियोग लगते हैं तो उनको कितने दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन। ऐसे क्वेश्चन बनता है तो 14 दिन याद करिएगा, 14 दिन पहले। और कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो 1/4 सदस्यों के। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत हो। ये नहीं कि कोई उठा ऐसे ही उस पर महाभियोग लगा दिए, नहीं, 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। ये नहीं कि आप जैसे मन के तैसे उस पर क्या है 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत हो, फिर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 61 में है, याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां नियुक्ति संबंधी देख लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या करते हैं? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति बहुत लोग की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पूछ देगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनकी शक्तियां देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। कोई भी अगर कानून बनता है, बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में सदन में कोई भी आता है तो उस पे हस्ताक्षर होना जरूरी है किस पे? राष्ट्रपति के, तभी वो विधेयक कानून बनेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। देखिए, जब दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन उसके संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पूछ देगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बहुत लोग राष्ट्रपति मार देते हैं, नहीं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक। तो याद रखिएगा ये सब शक्तियां किसके पास हैं? तो राष्ट्रपति के पास है। देखिए, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये दोस्तों जब हम पढ़ाए थे राज्यसभा लोकसभा, जाकर देख लीजिएगा कि 12 सदस्य कितने, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, सब बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे बता दिए इसका अधिकार है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दोस्तों देखिए जी, ये जो 12 सदस्य हैं तो क्या करते हैं कि जब राष्ट्रपति का 50 अनुमोदक और 50
प्रस्तावक होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो ये 12 सदस्य ये भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, तो ये उनमें नहीं भाग लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में से भाग लेते हैं, लेकिन ये 12 सदस्य जो है ये भाग नहीं लेंगे, याद रखिएगा। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, पहले करते थे। जब 104वें संविधान संशोधन आया दोस्तों, तो जब 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के थे उनको रद्द कर दिया गया है। और उसके पहले क्या हुआ, 2 आंग्ल भारतीयों को जो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं उसके मनोनीत राष्ट्रपति ही करते थे। ये लोकसभा में, राज्यसभा जो पढ़ा है उसमें बहुत विधिवत तरीके से एंग्लो इंडियन के बारे में बताया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। राजनीतिक शक्तियां क्या होती हैं, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। जो विदेश में भारतीय राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी यही करते हैं, कौन, राष्ट्रपति। सैन्य शक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर दोस्तों जरूरी होता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सब की शक्तियां किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्षमादान की शक्ति दोस्तों, देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड क्षमा कर सकते हैं। जैसे फांसी की सजा किसी को हो रही है तो क्षमा किसके पास, अगर क्षमा दान किया जाता है तो क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में, और किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती हैं, तो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। ये सब किसके पास शक्तियों का प्रावधान है दोस्तों, तो ये सब राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।